आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। निश्चित रूप से अब तक आपने इस टॉपिक पर जितने भी वीडियो देखे होंगे तो उनसे यह कुछ अलग है और एक विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी के संबंध में इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग इसके साथ अंत तक बने रहे, धैर्यपूर्वक सुने। शिक्षा नीति क्या है? तो शिक्षा नीति वह दस्तावेज होता है जो किसी देश के तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को दर्शाने का कार्य करता है। 1947 ईस्वी में अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति के बाद शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार देश में हो सके, आवाम तक शिक्षा पहुंच सके, इस उद्देश्य से जो है विभिन्न शिक्षा आयोगों, समितियों आदि का गठन हुआ। इसी दौरान 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, जिसने 1966 ईस्वी में अपनी संस्तुति जो है वह दी थी सरकार को, और उनके ही संस्तुतियों के आधार पर 1968 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और यह शिक्षा नीति लगातार आपको 18 वर्षों तक चली। और 1986 ईस्वी में जब राजीव गांधी की सरकार थी हमारे देश में, तो दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई, जिसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया गया। इसमें 1992 ईस्वी में पुनः जो है कुछ संशोधन हुए, लेकिन यह शिक्षा नीति वर्तमान समय तक चलती आ रही है और अभी इसी के अनुरूप हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है। हालांकि पिछले वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट जो है वह तैयार हुआ है और इस वर्ष उसको लागू किया जाना है। इसी माह लागू होने वाली थी, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है, ये होगी। फिर इस अनुरूप हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019-20 है वह अभी लागू नहीं हुई है। तो अभी जो वर्तमान का एजुकेशन पॉलिसी है, जिस पर भारत का एजुकेशन सिस्टम टिका हुआ है, वह है आपको 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, जनवरी 1985 ईस्वी में, चूँकि 84 में राजीव गांधी जो है वह प्रधानमंत्री बने थे, वह युवा सोच के थे राजीव गांधी, और वे देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में बदलना चाहते थे। समय वह था जब भारत 21वीं सदी में कुछ वर्षों के बाद प्रवेश करता। तो राजीव गांधी जी ने जो है 21वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
के निर्माण हेतु एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया और फिर 1986 ईस्वी में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पूरा का पूरा दस्तावेज है ना, तो यह दस्तावेज जो है आपको 12 भागों में बटा हुआ है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का दस्तावेज 12 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, हम एक एक करके प्रत्येक भाग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो भाग 1 है न, उस भाग 1 का शीर्षक है भूमिका। किसी भी दस्तावेज में, किसी भी पुस्तक में सबसे पहले क्या होती है? भूमिका होती है। तो NEP 1986 का जो दस्तावेज है, तो उसका भी जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, उसका शीर्षक है भूमिका। और इस भूमिका में बहुत सारी बातें कही गई है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और इस भूमिका में यह बात चर्चा में लाई गई है कि 1968 ईस्वी में, इससे पहले जो शिक्षा नीति आई, उनके कारण जो है काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। 10+2+3 के ढांचे को पूरे देश लगभग अब स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ चुनौतियां जो है वो भी बढ़ गई है शैक्षिक, जैसे कि इस भूमिका में यह चर्चा की गई है कि वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय किया जाना आवश्यक है। तो जिसके कारण कि ऐसी शिक्षा की भी आवश्यकता है जो कि जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दे सके। यानी कुल मिलाकर यह जो पहला भाग भूमिका है, इसमें यह चर्चा की गई कि 1968 ईस्वी में जो इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो वह कितना सफल हुई है और वर्तमान जो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बन रही है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इस बात को भूमिका में दर्शाया गया है भाग 1 में। उसके बाद शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का जो भाग 2 है ना, भाग 2, उसका शीर्षक है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। भाग 2 का शीर्षक क्या है? शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। इस भाग 2 में जो बातें कही गई है, तो उसमें शिक्षा क्या है, क्यों जरूरी है शिक्षा, शिक्षा का प्रसार क्यों आवश्यक है, तो इस बात को भाग 2 में बताया गया है। भाग 2 में कहा गया है कि भौतिक और आध्यात्मिक विकास की आधारभूत आवश्यकता शिक्षा है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा उपलब्ध होना जरूरी है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है और शिक्षा वर्तमान और भविष्य का आधार है। ये सारी बातें विस्तृत रूप से विवेचित की गई है भाग 2 में, यानी शिक्षा के अर्थ और महत्व को भाग 2 में बताया गया है। अब शिक्षा नीति का जो भाग 3 है, तो भाग 3 का आपको शीर्षक है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। भाग 3 का क्या है शीर्षक? राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था। इस भाग 3 में कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए
सबको शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था नामक इस भाग 3 में कहा गया है कि शिक्षा का जो ढांचा है वह पूरे देश में 10+2+3 होना चाहिए, यानी 10 वर्ष विद्यालयी शिक्षा के लिए, 2 वर्ष इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए और अंतिम 3 वर्ष स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए। और प्रारंभिक जो 10 वर्ष है उसमें 5 वर्ष प्राथमिक में, 3 वर्ष जो है उच्च प्राथमिक में और 2 वर्ष माध्यमिक के लिए होना चाहिए। तो भाग 3 में आपको 10+2+3 जो शैक्षिक ढांचा है उसको स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ भाग 3 में यह भी बात कही गई है कि यह सौभाग्य की बात है, यानी भाग 3 में यह लिखा हुआ है कि यह सौभाग्य की बात है कि 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो अब यह महती जिम्मेदारी हो जाती है कि राष्ट्र और राज्य, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की कोशिश करे। साथ ही साथ भाग 3 में आपको यूजीसी, एआईसीटीई जैसी जो शैक्षिक संस्था है उनको भी मजबूत बनाने की बात कही गई है। अब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी के भाग 4 को समझ लेते हैं। देखिए, इस दस्तावेज का जो भाग 4 है उसका शीर्षक है समानता हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। यह है भाग 4 का शीर्षक। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बात की गई है। महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, जो भी पिछड़े वर्ग हैं समाज के, जो अल्पसंख्यक हैं, जो विकलांग हैं, ठीक है, तो उन सबों को भी शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध हो, इसकी विवेचना भाग 4 में की गई है। इसके बाद इस दस्तावेज का जो भाग 5 है ना, उस भाग 5 का शीर्षक है विस्तृत स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन ना। भाग 5 का शीर्षक क्या है? विस्तृत स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन। और इस भाग 5 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, वह विद्यालय जाए और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उनको मिले, ये एक अनिवार्य कानून होना चाहिए। भाग 5 में कहा गया है। फिर आगे कहा गया है इसमें कि अनौपचारिक शिक्षा, यानी ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय से दूर हो चुके हैं, उनकी उम्र भी अधिक हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है एक विशेष तरह की शिक्षा व्यवस्था जो है चालू होनी चाहिए, जो उसको उनके काम के साथ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवा सके, और उसी को अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया है। तो अनौपचारिक शिक्षा की बात इस भाग में की गई है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, उसके बाद शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर जोर दिया गया है भाग 5 में। साथ ही साथ ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात भी इस भाग 5 में की गई है। और जानते हैं 1985 में, इससे ठीक एक वर्ष पहले इग्नू की स्थापना हुई थी, जो ओपन यूनिवर्सिटी थी। तो ऐसे संस्थानों के दायरा को बढ़ाने की बात भाग 5 में की गई है। साथ ही साथ भाग 5 में कहा गया है कि डिग्री और नौकरी को अलग करना पड़ेगा। नौकरी योग्यता के आधार पर मिले, डिग्री के आधार पर नहीं, ये भी बात कही गई है। साथ ही साथ इस तरह कुल मिलाकर भाग 5 जो है न, वह अलग अलग लेवल पर शिक्षा के
पुनर्गठन की क्या करता है, बात करता है। इसके बाद हम लोग भाग 6 पर चलते हैं। भाग 6 में जो है, भाग 6 का जो शीर्षक है वह है तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा न, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। तो चूँकि राजीव गांधी खुद ही आधुनिक सोच के थे, तो इस भाग 6 में जो है तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक या ITI, इस तरह की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके अधिक से अधिक स्थापना पर, साथ ही साथ प्रबंधन की जो शिक्षा है जैसे MBA, BBA ये सब होता है, तो उस पर जोर देने की बात इस भाग 6 में की गई है। साथ ही साथ नवाचार, शोध और विकास की बात भी कही गई है भाग 6 में। उसके बाद भाग 7 जो है उसमें आपको शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। भाग 7 का शीर्षक है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इसमें अध्यापकों की बात की गई है, शैक्षिक संस्थाओं की बात की गई है। उसके बाद भाग 8 जो है उसका शीर्षक है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया में नया मोड़ लाना। भाग 8 का शीर्षक क्या है कि शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया में नया मोड़ लाना। इस भाग में कंप्यूटर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ विषय शिक्षण में युवा वर्ग की भूमिका पर भी जोर डाला गया है। तो ये भाग 8 हो गया। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर भाग 9 है। भाग 9 का जो शीर्षक है वह शिक्षक है। भाग 9 का शीर्षक क्या है, शिक्षक, टीचर। ठीक है, तो इस भाग 9 में शिक्षक के वेतन भत्ते सम्मानजनक होना चाहिए, शिक्षक को उचित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो इन सब बातों की चर्चा की गई है भाग 9 में। उसके बाद इसका जो भाग 10 है उसमें शिक्षा के प्रबंध पर चर्चा की गई है। यानी भाग 10 का शीर्षक है शिक्षा का प्रबंध। और इस भाग में जो है राष्ट्र और राज्य तथा स्थानीय निकाय मिलकर शिक्षा को किस प्रकार प्रबंधित करेंगे, मैनेज करेंगे, तो उस पर फोकस किया गया है आपको भाग 10 में। भाग 11 में जो है, भाग 11 का शीर्षक है संसाधन और समीक्षा। इसमें आपको शिक्षा के लिए जो उपलब्ध संसाधन उस समय तक थे और जो होनी चाहिए, जिन संसाधनों की भविष्य में व्यवस्था करनी पड़े, तो उसकी चर्चा की गई है इस भाग 11 में। और भाग 12 जो है वह एक छोटा आपको स्टेंजा है, उसका शीर्षक है भविष्य, जिसमें पूरे दस्तावेज के निष्कर्ष के रूप में ये बताया गया है कि इस तरह की व्यवस्था करने के उपरांत भारत में शिक्षा का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा दस्तावेज का जो है निचोड़ हो गया। वैसे जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो एक ये भी दे सकता है कि 1986 ईस्वी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विवेचना करें, तब तो आपको इतनी बातें लिखनी पड़ेगी। और एक ये भी देता है कि 1986 ईस्वी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यदि ये प्रश्न आपको दे देगा तो तब आपको जो पहले इंट्रोडक्शन बताए वो लिखना है और उनके बाद लिखना है कि 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय। देखिए, इसको मैं एक अलग वीडियो बना करके अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं का वर्णन करें तो बता दूंगा। और ये जो है आपको हो गया 1986 ईस्वी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विस्तृत विवेचना करें, इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा
इंतज़ार रहेगा मुझे। और ये भी कहना है कि अधिक से अधिक आप लोग विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मेरे इस लगातार प्रयास को शेयर कीजिए, जिससे हमारी पहुंच अधिकतम लोगों तक हो सके। ये आप ज़रूर कीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।